हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह जो कि रात को 8:45 में हिंदी का फुल टेस्ट होता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर ये कौन सी एग्ज़ाम के लिए है। तो देखो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, लेखपाल का है, पुलिस का है ना, या अदर कोई भी एग्ज़ाम जो आपके बाकी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट कभी भी आपके आ सकते हैं। तो आप अगर ये टेस्ट लगाते हैं तो सब कुछ कंप्लीट होता जाएगा और आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं हिंदी हमारी कमज़ोर है, ये हिंदी की तैयारी करना है। तो आप लोग यहाँ पर बिना किसी प्रकार के सोचने से कि हमें ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, देखो हिंदी है तो आप लोग जितना हम करा रहे हैं उतना आप लोग करते जाइए, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं चाहे सुपर टेट की। ठीक है, तो ये क्लास डेली चलती है रात को 8:45 में, यूपी से हो या आप किसी भी स्टेट से हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए जितने भी नए चेहरे दिख रहे हैं सब लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का टारगेट हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, आज का टारगेट दे रहे हैं मात्र 40 नंबर आपको सही करना है, जो कि यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ये हैं और 10 क्वेश्चन है आपके किसके, आपके साहित्य हिंदी के हैं। ठीक है, तो मात्र 40 नंबर का आज का टारगेट है। चलिए रेडी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है। दूध का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो दूध का पर्यायवाची दुग्ध होता है, पय भी होता है और गौरस भी होता है, लेकिन अमी नहीं होता है ना। मतलब जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर अमी, ये आपके अमृत का होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर बन जाएगा। चलिए माइनस मार्किंग भाई 1/4 रहती है डेली, आपको हमने बता दिया -1/4 रहती है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अरविंद किसे कहा जाता है। तो अरविंद होता है आपके कमल का पर्यायवाची, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अरविंद कमल का पर्यायवाची होता है। 2-3 पर्यायवाची और भी रट लेना है, हमने बताया है। जैसे आपका पंकज है ना, क्या होता है पंकज, और इसी के साथ साथ नीरज भी होता है, नीरज ये भी कमल का ही पर्यायवाची होता है। अंबुज होता है, अंबुज, अंबुज भी पर्यायवाची इसी का होता है। और एक होता है सरोज, तो सरोज भी इसी का पर्यायवाची होता है। आपने एक चीज कॉमन देखा होगा कि जो आपके कमल का पर्यायवाची होता है उसमें जा शब्द आपको जुड़ा होता है लास्ट में, देखो मैक्सिमम 99% आपको लास्ट में जा मिलेगा, लेकिन वहीं पर बादल की पर्यायवाची में दा शब्द आपको हमेशा मिलता है लास्ट में, है ना। तो ये भी पॉइंट आपकी छोटी सी बारीक है जिनको आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। सब लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। कमेंट के साथ साथ जैसे ही मौका लगता है तो आप लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। जितने भी हमारे ऑफलाइन साथी देखते हैं सभी लोग लाइक शेयर कर दिया करें। चलिए वागेश्वरी कहा जाता है किसे, चलिए वागेश्वरी का पर्यायवाची है, एक इसका पर्यायवाची है, जवाब दीजिएगा। चलिए 53 नंबर में जवाब दे रहे हैं भाई, कुछ लोग कह रहे हैं सरस्वती को कहते हैं। चलिए तो सरस्वती के कहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ सरस्वती होता किसका है, आपकी शारदा का पर्यायवाची। तो याद रखिए वागेश्वरी का पर्यायवाची शारदा होता है, सरस्वती भी होता है, सरस्वती भी होता है, ठीक है ना, सरस्वती भी होता है। भारती नाम सुना होगा, तो भारती भी इसी का होता है, ठीक है। शारदा भी होता है, वागेश्वरी भी होता है, वीणा पाड़ी भी होता है। तो इसका राइट आंसर जिसका आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि घर का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। घर का पर्यायवाची विहार, इला, आश्रम या गेह, क्या बनता है। देखिए भाई घर के पर्यायवाची यहाँ पर होते हैं क्या, गेह होता है, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा, हमेशा आपने पढ़ा है। और जैसे हम आपको बता दें एक और, आयतन अगर आपसे मिल जाए आयतन, तो आयतन भी घर का ही पर्यायवाची होता है, आयतन भी घर का पर्यायवाची होता है। धाम, धाम भी घर का पर्यायवाची होता है। आवास तो आप लोग जानते हैं, निकेतन, भवन, सदन, निलय, ग्रह, ये सब जानते हैं, लेकिन आयतन और धाम इनको भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है। नाहर किसे कहा जाता है, नाहर किसे कहते हैं। देखिए नाहर कहा जाता है किसे, आप बताइए, नदी को, बाघ को, सरिता को या शेर को।
चलिए नाहर का जवाब दीजिए, नाहर का पर्यायवाची सभी लोग जवाब देंगे, साथ में जवाब दीजिए। नाहर होता है शेर का पर्यायवाची, नोट करिएगा, यहां पर शेर का पर्यायवाची ऑप्शन है आपका डी नंबर। और शेर के करीब 3 पर्यायवाची बहुत पूछी जाती हैं, जैसे आपका केसरी है ना, पूछा जाता है ना, केसरी बहुत पूछा जाता है, केसरी। इसी के साथ साथ पूछा जाता है मृगेंद्र, क्या पूछा जाता है, मृगेंद्र पूछा जाता है, मृगेंद्र इसी का पर्यायवाची होता है। नाहर तो आपने देख लिया, शेर भी होता है और आपका वनराज भी होता है, वनराज। तो नोट करिएगा केसरी और मृगेंद्र ये आपके शेर के ही पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है। प्रत्यक्ष जो आपके सामने हो रहा है प्रत्यक्ष है, जो आपके सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष जिसे बोल देते हैं परोक्ष, क्या बोल देते हैं उसे, परोक्ष कह देते हैं। तो इसका विलोम जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर परोक्ष बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि ऋजुता का सही विलोम शब्द इनमें से क्या है। हमने आपको बताया है रिजु, रिजु का होता है वक्र, क्या होता है, रिजु का होता है वक्र होता है। भाई रिजु लिखा है तो इसका क्या हो गया, वक्र हो गया, और ता जुड़ा है तो लास्ट में ता भी जोड़ दीजिए। तो रिजुता का हो जाता है वक्र, वक्र का हो जाए तो वक्रता जोड़ दीजिए, लास्ट में ता हो गया, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो गया। क्लियर है ना, बिल्कुल इजी है कि नहीं है, बिल्कुल इजी होना चाहिए, सबको इजी लग रहा है। और आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है हर्ष का विलोम शब्द क्या है। चलिए भाई हर्ष का विलोम बताइए, हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। हर्ष मतलब होता है खुशी, है ना, और इसी का विलोम कर दिए तो क्या होता है, विषाद हो जाता है, क्या, विषाद, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है भाई बी नंबर वालों सभी का जवाब सही है, बी नंबर जिसका भी सही है बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ताइए, सुषुप्त का विलोम शब्द में से क्या है। चलिए आपको पढ़ाया गया होगा ज्वालामुखी, क्या पढ़ाया गया है, ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, ये पढ़ा है ना। तो सुषुप्त का हो जाएगा क्या, जागृत हो जाएगा, मतलब जिसमें हमेशा लावा उगलता रहता है ना, राख धुएं निकलता है, उसे जागृत कहते हैं। और सुषुप्त बोलते हैं जो कुछ समय के लिए शांत होता है और इसके बाद अचानक फिर से यहाँ पर उसमें ज्वाला निर्गित हो जाते हैं, उसे प्रसुप्त कह देते हैं ना। तो इसका जो विलोम बनेगा वो जागृत हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उद्धत का विलोम शब्द इनमें से क्या है। उद्धत का विलोम क्या होता है। चलिए उद्धत का विलोम कई बार पढ़ा है आप लोगों ने। चलिए इसका जवाब दीजिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं, बहुत लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं भाई, खाना खाने में लगे हुए हैं। क्यों भाई, खाना खाने में न लगिए, कमेंट भी दीजिए। 10-15 मिनट खाना लेट में खाया करे, टाइम आपका निर्धारित है तो टाइम से काम किया करें, ठीक है। खा रहे हैं कि नहीं खाना खा रहे हैं कुछ लोग, बताइए भाई, कुछ लोग खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, खा रहे हैं। चलिए तो चलिए भाई जवाब देते रहिए, कमेंट करते रहिए। कह रहे हैं उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है, विनीत, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहां पर बी नंबर विनीत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि जो धरती फोड़कर जन्मता है के लिए शब्द इनमें से क्या है। चलिए इसका जवाब देना है। और जितनी भी माताएं लोग हैं, है ना, हमारी आवाज़ सुन रही हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हिंदी की क्लास जब हमारी चला करे तो उनको काम पर न लगाया करें, थोड़ी देर के लिए उन्हें आराम दे दिया करें, ठीक है। ये आराम आपके लिए भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखो दिया गया है कि जो धरती फोड़कर जन्मता है के लिए एक शब्द बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो वही देखिए आप ही बताइए, जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है उसे कहा जाता है उद्भिज, क्या बोलते हैं, उद्भिज कहते हैं। यहां पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसके लिए क्या होता है, जो स्वयं अपने आप उत्पन्न होता है उसे स्वयंभू कहते हैं। जो माता के गर्भ से जन्म लेता है उसे जरायुज कहते हैं। याद रखिए, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले के लिए जरायुज कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा। एक ही समय में वर्तमान अर्थात जो समय चल रहा है ना, प्रेजेंट टाइम में जो समय चल रहा है तो उसे बोलते हैं ना करंट अफेयर, या बोल देते हैं समसामयिकी, अर्थात इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, समसामयिकी बोला जाता है। और देखो आजीवन क्या होता है कि जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए बोला जाता है, आजीवन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला है। भाई बहुत लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे कमेंट आ रहे हैं, जिस हिसाब से लोग जुड़े हैं उस हिसाब से भाई स्टूडेंट के जवाब बहुत कम आ रहे हैं। चलिए भाई जवाब देते हुए चलेंगे, सभी लोग जवाब दीजिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा।
जितने लोग जुड़े हैं भाई लाइक शेयर करते रहिए सब लोग। देखो यहाँ पर दिया गया है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द बताना है। अब देखिए भाई इसको हमने कई बार आपको बताया है। यहाँ पर दिया है पूरब और उत्तर, अर्थात हम आपको इस प्रकार से बना लेते हैं। ये क्या हो गया आपका पूरब हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। पूछा गया है कि इस दिशा को कहा क्या जाता है, तो इस दिशा को कहते क्या है, ईशान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ईशान कहा जाता है, ईशान कहते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण और पूरब की बात, अर्थात दक्षिण ये है तो इसके जो ये वाली दिशा होती है इसे क्या कहते हैं, इस दिशा को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं आग्नेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आग्नेय बोल दिया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है पूरब और उत्तर के बीच, तो आपका हो ही गया है ना। और उत्तर और पश्चिम, उत्तर ये है पश्चिम है, अर्थात ये वाली जो दिशा है इसके लिए क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम के लिए बोलते क्या हैं, इसके लिए बोलते हैं वायव्य। क्या बोल देते हैं, वायव्य बोल देते हैं। ये इसका आपका हो जाएगा वायव्य हो जाएगा, और बचा कुछ जो भी आपके पास है वो हो जाएगा नैऋत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से चारों ही पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए एक्सपेक्ट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो अपने स्थान पर स्थिति से अलग ना किया जा सके। चलिए बताइएगा कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, यहां पर आंसर लॉक करिएगा। तो देखिए जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे बोलते क्या हैं, अच्युत बोल देते हैं, जो कि ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। देखिए अटल क्या होता है, अटल मतलब होता क्या है कि जो अपनी बात या जगह से टले नहीं उसे अटल कहते हैं, याद रखिएगा। अधे किसे कहते हैं कि जो दिया ना जा सके उसे अधे कहते हैं। तो तीनों पॉइंट आप लोग नोट करते रहिएगा। एक बार वीडियो को और देख लिया करें, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ करे तो जब क्लास खत्म हो जाया करे दोबारा से क्वेश्चन को फिर नोट कर लिया करें, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करें। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो फिर से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन यह है कि किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना, इसके लिए शब्द क्या होता है, तो इसके लिए शब्द होता है सहमति होता है। क्या, सहमति, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा ये समर्थन क्या होता है, समर्थन क्या होता है कि किसी मत या प्रस्ताव, याद रखिए किसी मत या प्रस्ताव जो होता है, प्रस्ताव इसका जो समर्थन किया जाता है उसके लिए अनुमोदन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सहमति हो गया, मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 9 2 11 होना का अर्थ इनमें से क्या है। 9 2 11 होना मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, अर्थात जब आप 2 में पढ़ते थे और 3 में पढ़ते थे, 4 में पढ़ते थे, है ना, थोड़ा बहुत नाक भी पहुँचते थे, तब आप लोग सोचते थे कि स्कूल की घंटी कब बजे और बिल्कुल से आप लोग 9 2 11 होकर भाग जाते थे। तो 9 2 11 होना मतलब होता है भाग जाना। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चैन की बंसी बजाना का अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए चैन की बंसी बजाना मतलब क्या होता है, यहां पर आंसर दीजिएगा। तो भाई जब पेपर आपके हो जाते हैं, है ना, तो घोड़े बेचकर, बोलते हैं ना चने बेचकर, मतलब वही हुआ। चैन की बंसी बजाना मतलब होता है मौज करना। क्या, अब तो आपकी मौज ही है, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, मौज करना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कान भरना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होता है। तो अधिकतर काम ये होता है देहातों में। कहाँ होता है भाई, देहातों में होता है। शहर में किसी के पास टाइम नहीं होता है, वो दूसरे के घर में बहुत ही रेयर केस में जाते हैं जब बहुत जरूरी काम होता है। गांव में जो महिलाएं होती हैं वो सत्तार रहती हैं, तो दूसरे घर में जाती हैं, पड़ोसी के यहाँ जाती हैं और एक दूसरे के कान भरते हैं, मतलब होता है चुगली करना। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, चुगली करना होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होता है। तो कीचड़ उछालना मतलब क्या होता है, बदनाम करना। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर, यहां पर बदनाम करना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रास्ते पर लाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। रास्ते पर लाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए बोलते हैं ना कि हम सुधार देंगे, याद रखिएगा कि जो भी हमसे जुड़ेगा हम उसे सुधार देंगे और ऑटोमेटिक वो मेहनत करने लगेगा। रास्ते पर लाना मतलब होता है यहां पर सुधार करना। ऑप्शन यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। चलिए
यहाँ पर रास्ता दिखाना मतलब होता है। ये देखिए एक सबसे बड़ी बात बता दें कि जो मुहावरे में लिखा होता है वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है, उसको आप हटा ही दिया करें। उसका अर्थ दूसरा होता है क्योंकि मुहावरा उसका अर्थ पूछता है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, सुधार देना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे देखिए अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से एक जो 3 है वो एक जैसे होंगे और एक आपका अलग होगा। देखो दिया गया है युवती, बालिका, दुहिता और नवयुवक। ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप ही बताइए कि 4 में से कौन इनमें से अलग दिया गया है। चलिए युवती, बालिका, दुहिता और नवयुवक, इनमें से जो अलग है वो आपका कौन सा है। काफी लोग यहाँ पर दुहिता कह रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर डी कह रहे हैं। तो देखो भैया यहाँ पर जो युवती है, बालिका है और दुहिता ये एक ही है, अर्थात ये स्त्रीत्व को बोध कर रहे हैं। लेकिन नवयुवक को छोड़कर सभी शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग है। याद रखिए कि ये तीनों ही आपकी स्त्रीलिंग है, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन जो आएगा डी नंबर बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, त्रिभुज दिया है, त्रिभुवन दिया है, त्रिशंकु दिया है और आपका त्रिलोकी दिया गया है। बताइए भाई इनमें से क्या आपका 4 ऑप्शन में कौन सा अलग है। चलिए त्रिभुज, त्रिभुवन, त्रिशंकु और त्रिलोकी। देखो यहां पर जो आपका आंसर होगा क्या हो सकता है, त्रि 3 के अर्थ में जुड़ा हुआ है। जो त्रि है वो 3 के अर्थ में जुड़ा हुआ है। जो त्रिशंकु है इनका जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला हो जाएगा, त्रिशंकु। मतलब जो त्रि शब्द जोड़ा गया है सभी में वो एक संख्या के रूप में अर्थात 3 के रूप में जोड़ा गया है। तो यहां पर जो आंसर है आपका सी वाला त्रिशंकु हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पंचाग, पंचानन, पंचम और पंच, इनमें से बताइए कि कौन सा आंसर हो जाएगा। मतलब एक को छोड़कर सभी जो आपके एक अर्थ में होना चाहिए। देखो भाई यहाँ पर पंचानन मतलब 5 सिर वाले बोलते हैं, पंचम भी बोलते हैं, पंच बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि पंचाग को छोड़कर सभी पंच 5 अर्थ में जुड़ा हुआ है। अर्थात ऑप्शन यहाँ पर जिसका आ रहा है नंबर राइट, इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, सभी को बिल्कुल से सही समझ में आ रहा है ना भाई। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करने में शर्माइएगा नहीं, पूरी तरीके से लाइक करिए, है ना। दबा दीजिए बटन लाइक का सब लोग भाई जल्दी से। चलिए देखो यहां पर आपके पास ऑप्शन है अश्रु, लहू, वृष्टि और नदी। इनमें से बताइए कि कौन इनमें से ऑप्शन में अलग है। इनमें से बताइए कौन ऑप्शन से अलग है। चलिए तो देखिए भाई यहां पर अश्रु है, लहू है, वृष्टि और नदी है। अच्छा यहां पर देखिए आंसर क्या हो सकता है, बी नंबर लहू। लहू ही इसका आंसर हो जाएगा। लहू को छोड़कर अन्य सभी जल से संबंधित हैं। अन्य सभी क्या हैं, जल से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है ना, नदी, अश्रु, वृष्टि ये सब जल से हैं, लेकिन लहू ये रक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, झुरमुट, सिपाही, पक्षी और उद्यान, इनमें से बताइए कौन सा इनमें से अलग दिया गया है। झुरमुट, सिपाही, पक्षी और उद्यान। चलिए देखो भाई यहां पर जो झुरमुट है, झुरमुट को छोड़ दिया जाए, झुरमुट को छोड़ दिया जाए तो सिपाही भी जातिवाचक संज्ञा है, पक्षी भी जातिवाचक संज्ञा है और उद्यान भी क्या है, जातिवाचक ही संज्ञा है। इस कारण से यहां पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर राइट बन जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न पंक्ति में किस रस का उदाहरण दिया गया है। कह रहा आपसे कि हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रण, रव बार बार होत था क्रूर। यहां पर कौन सा रस दिया गया है। तो देखो भाई आपने देखा होगा रामायण में जब लंका कांड चल रहा होता है और जब यहाँ पर आते कौन है आपके जो क्या बोलते हैं 6 महीना सोते हैं, कुंभकर्ण। तो उस समय की पंक्ति आपने पढ़ा होगा। तो ये पंक्ति है आपके डराने की, अर्थात यहाँ पर भयानक रस है। यहाँ पर जो आंसर है बी नंबर होगा, भयानक रस हो रहा है जब कुंभकर्ण जगता है उस समय। ठीक है तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भयानक रस है, नोट करिएगा, भयानक रस बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न पंक्तियों में रस पूछा गया है। कह रहा आपसे, संदेशों देवकी सो कहियो, हौ तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो, तुम तो टेव जनतियों हो तव मोहि कहियावे, प्रात उठत मेरो लाल ललत, तही माखन रोटी भावे।
अब देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जो आंसर है क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए। तो यहां पर जब हमने बताया है कि पुत्र और माता का प्यार होता है, वहां पर हमेशा होता क्या है, वात्सल्य रस ही होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, वात्सल्य रस यहां पर हो जाएगा, वात्सल्य रस। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पंक्ति में से आपको बताना है, कह रहा आपसे रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निःश्रेय पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, नहीं तो मतलब यहीं रहे तो आवे। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखो यहां पर जो आंसर है ये श्रृंगार रस की बात हो रही है, यहां पर आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर यहां पर कौन सा हो सकता है, अच्छा रुको 1 मिनट देख लीजिए और थोड़ा सा, श्रृंगार रस है लेकिन यहां पर वियोग का वर्णन मिल रहा है, यहां पर वियोग का वर्णन, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निःश्रेय पावे, उद्धार चाहे तो आवे, नहीं तो मतलब यहां पर वियोग, इसका आंसर बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, वियोग बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे रस इसमें भी है कि धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहसही गोद बैठाए। यहां पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कह रहा आपसे धूसर, धूसर मतलब होता है गधा, क्या बोलते हैं, गधा बोलते हैं। भूरि धरे तनुआए, भूपति मतलब जो राजा होते हैं, विषय गोद बैठाए। यहां पर जो आपका है ये वात्सल्य रस का उदाहरण है, इसको भी नोट करिए, यहां पर ये वात्सल्य रस का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर रस पूछा गया है कि चकित चितो मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। यहां पर जो आंसर है क्या हो जाएगा, चकित, चकित दिया गया है, चकित दिया है और चकित दिया है तो आपका हो जाएगा अद्भुत रस बनेगा। चकित चितो मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी, यहां पर अद्भुत रस हो जाएगा। अच्छा आपको दिमाग में आता होगा कि इनको हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि देखो हमने बताया है कि रस ऐसी चीजें होती है, अलंकार ऐसी चीजें होती हैं कि कहीं से कोई भी उदाहरण बनाकर दे सकता है। तो कुछ चीजें होती जो आपको रटना है, अगर अपनी कॉपी में 2-4 बार ये पढ़ेंगे हो सकता है आपको रट जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अलंकार देखो आ गया है अलंकार, कह रहा आपसे कि उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। पंक्ति में अलंकार कौन सा है, यहां पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। यहां पर जो आंसर है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा आप लोगों को पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहां पर दो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सम है तो आपका उपमा भी है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रतीप अलंकार है। क्या है भाई, इसका जो आंसर है वो प्रतीप अलंकार है। कैसे है वो हम आपको समझा दे रहे हैं। तो देखो यहां पर जो जमुना जल है, क्या है, यहां पर जो दिया गया है जमुन जल दिया है, मतलब जो श्यामता को प्रसिद्ध उपमान है, उपमेय और श्याम शरीर को उपमान बना दिया है, मतलब जो शरीर है श्याम शरीर है वो उपमान बना दिया है। तो यहां पर ये प्रतीप अलंकार है, नोट करिएगा। तो जब आपके पास उपमा हो प्रतीप हो तो दोनों को सोच समझ के जवाब देना है। ये अलंकार हमने पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर, सम में अलंकार कौन सा है। चलिए एक में गलती हुई है, दूसरा आप लोग लगा दीजिए, है ना, एक गलती हुई तो दूसरा आप लोग लगा दीजिए। तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर, सम में अलंकार कौन सा है। तो चलिए भाई आप लोग कह रहे यमक अलंकार है, भाई यमक अलंकार तो ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन यहां पर पिछले उदाहरण से और इस उदाहरण में श्याम शरीर सम में एक समानता मिल रही है, और समानता मिल रही है मतलब यहां पर जो तरनी और तनुजा है ये यमुना के रूप में है, अर्थात यमुना के जल को उपमेय माना गया है। जो श्याम शरीर है ना, इसको उपमान बना दिया गया है, और ये हो गया है क्या, आपका प्रतीप अलंकार हो गया है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने एक ये बताया था कि आप लोगों को उपमेय और उपमेय 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 देखो हम बता दें, क्योंकि बहुत लोग उपमेय
और उपमान में बहुत दिक्कत होती है। उपमान में दिक्कत होती है कि भाई उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होती है। देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं, जीवन में आप भूलोगे नहीं। याद रखें कि यहां पर जो शरीर की बात करें, जो आपके शरीर की बात करें या आपके पास की बात करें, उदाहरण में जो सबसे पास में होती है वो उपमान होता है, जो दूर होता है वो उपमेय होता है। जैसे यहां पर तरन तनुजा दिया है यमुना के रूप में, तो ये उपमेय हो गया। श्याम शरीर, ये शरीर आपके पास की बात हो रहा है, तो ये उपमान होता है। तो इसकी भी पहचान आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिसकी तुलना जिससे की जाए तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर इस चीज को हम आपको बता दें कि जो शरीर होता है वो पास में होता है, अर्थात जो पास की चीज होती है उसे उपमान कहते हैं, दूर की चीज होती है वो आपका उपमेय होता है। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, कौन सा अलंकार होता है। देख लीजिए, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं तो आपको आ गया, लेकिन फिर भी समझिए कि जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो जाता है वहां पर अलंकार क्या होता है। तो देखिए भाई, इसका अलंकार हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार होता है। यहां पर आंसर डी हो जाएगा, अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काव्य में जहां प्रशंसा के द्वारा निंदा अथवा निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है। अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिए, आनंद आ जाएगा और आपको खुशी होगी कि इस क्वेश्चन का जवाब हमने सही कर लिया है। तो देखो दिया गया है क्या, यहां पर जो दिया गया है क्या कह रहा आपसे, काव्य में जहां प्रशंसा के द्वारा निंदा और निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाए, मतलब ये हुआ कि यहां पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो ये है आपका ब्याज स्तुति। पहले क्या हुआ है, प्रशंसा के द्वारा निंदा और निंदा के बाद प्रशंसा, तो ये है ऑप्शन बी, ब्याज स्तुति अलंकार इसका आंसर बनेगा। यहां पर बी नंबर, कि काव्य में जहां प्रशंसा के द्वारा निंदा अथवा निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाती है वहां पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। ठीक है ना, स्तुति आप ऐसे याद रखिए, स्तुति मतलब होता है प्रशंसा, और प्रशंसा लास्ट में आपको जुड़ गया है ना, तो ऐसे पॉइंट आपको याद रख लेना है, क्योंकि एक होता है ब्याज मतलब उसमें निंदा वाला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उपमेय उपमान साधन धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के अंग है, ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, उपमेय होगा, उपमान होगा, साधारण धर्म भी होगा और वाचक शब्द होगा, ये कौन से अलंकार के अंग है। देखो हमने बताया था कि आपके उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय उपमान साधारण धर्म और आपका वाचक शब्द, जो कि आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर बी नंबर राइट हो गया, समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि अशोक राजनगर में रहता है, वाक्य को संकेत वाच्य में या संकेत वाचक वाक्य में बदलना है। देखो भाई यहाँ पर इजी है, थोड़ा समझिए और जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। और जिसको भी भाई समझ में आ रहा है, अगर 1 नंबर का भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, देखो दिया गया है कि अशोक राजनगर में रहता है, इस वाक्य को संकेत वाचक वाक्य में बदल लिएगा। संकेत में, तो संकेत कैसे मिल सकता है, संकेत यहां पर दिया है काश तो लगेगा नहीं, फिर दिया यदि अशोक राजनगर में रहता तो हो सकता है ना, सकता मिल गया, ऑप्शन बी नंबर राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य इनमें से राइट कौन सा है शुद्ध वाक्य। चलिए कह रहा आपसे कि वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, वे सब दोषों से हीन हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, क्योंकि जब दोष है ही नहीं है तो वो दोष क्या है, मुक्त है। यहां पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की आपकी पहचान करना है 88 नंबर में। चलिए 88 की पहचान करिए, कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध हो सकता है। कह रहा है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। अच्छा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान, हलवाई की दुकान अच्छा तो देखो बना नहीं है, लेकिन डी वाला देखिए, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है ना, हलवाई की
एक दुकान है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी वाला आपका होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्शन जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो इनको तो हम इतनी बार आपको पढ़ाए हैं कि आप देख के आंसर लगा सकते थे, है ना। अगला बताइए, शुद्ध वाक्य बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यहां पर कह रहा है कि सूर्य पूर्व पर उगता है, सूर्य पूर्व पर उगता है, सूर्य पूर्व दिशा पर उगता है, पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो देखो भाई, दिशा लगाना जरूरी है, यहां पर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा आपसे कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य यहां पर बताइए, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। मुझे बुलाया है, मेरे को बुलाया है, मेरे को, तो देखो मेरे को और तेरे को हिंदी में कभी यूज नहीं किया जाता है, सबसे पहली बात। तो इसका मतलब है मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है, मुझे अपने को, तो देखो इसका आंसर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का उदंत मातंड को दिया जाता है। मतलब यहां पर आपको खाली स्थान भरना है, यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर खाली स्थान में क्या भर सकते हैं, तो हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का श्रेय है ना, श्रेय यहां पर भर दिया जाए तो आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन आपके लग रहे हैं भाई। यहां पर बताइए अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के महात्मा तुलसीदास के समान व्यक्तित्व वाला मध्य युग में अन्य कोई पुरुष नहीं होगा, वो नहीं हुआ। भाई क्या भर दें, जल्दी से बताइए। रामचरितमानस के रचयिता, देखो तुलसीदास है ना, तो रचयिता, और रचयिता ऑप्शन क्या है, सी नंबर रचयिता आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गंभीर साहित्य में भी हास्य की अवतारणा, देखो यहां पर गंभीर साहित्य में भी हास्य की अवतारणा से आकर्षण पैदा होता है। तो यहां पर आप भरिए क्या, अवतारणा भर दीजिए, तो आंसर आपका इसका हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है श्रेष्ठ निबंध में जहां तहां का भी पुट रहता है। तो श्रेष्ठ निबंध में जहां तहां व्यंग भी होता है। देखिए यहां पर व्यंग भर दीजिए कि श्रेष्ठ निबंध में जहां तहां व्यंग का भी पुट रहता है, यहां पर आंसर आपका सी भर देंगे तो आपका शुद्ध ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आपको बता दें कि हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे गलती हो सकते हैं, तभी हम आपको कहते हैं कि भाई आप 46 नंबर 47 नंबर तक तो सही कर सकते हैं, 50 में 50 भी सही कर सकते हैं, लेकिन 2-3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड्स, आपका उस समय माइंड क्या कह रहा है, आपने क्या पढ़ा है, या आपका माइंड उस समय क्या कह रहा है कि ये भरें कि ये भरें, तो उस समय डिपेंड करता है कि आपका माइंड कहाँ जा रहा है, तो आप उसके अनुसार हो सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो खाली स्थान भरने में गलतियां सबसे हो सकती हैं, याद रखिएगा। यहां पर देखो दिया गया है कि जड़ चेतना का अर्थ जनतंत्र को यहां पर व्यापक आधार बना देना। तो यहां पर देखिए व्यापक भर दीजिए कि जड़ चेतना का अर्थ है कि जनतंत्र को व्यापक आधार देना, है ना। तो यहां पर आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक पूछा गया है, यहां पर आंसर आपका राइट क्या होना चाहिए, सभी लोग जवाब दीजिए, यहां पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। वाह क्या बात है। यहां पर देखिए 96 का जो ऑप्शन है, यहां पर आंसर बनेगा बी नंबर। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका आंसर राइट बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयाग रमागमन के लेखक कौन है। प्रयाग रमागमन के लेखक आपके कौन है, नोट करिएगा, इसके लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, इसका जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, याद रखिएगा। इनकी और भी रचनाएं हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है। देखो नोट करते जाइए इनको सब लोग, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के जो लेखक हैं वो कौन से हैं, याद रखिए 48 का ऑप्शन आपका जवाब बनेगा। यहां पर है गुप्त जी की बात करते हैं तो ऑप्शन भी हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो ये चीजें क्या होती हैं, जब डेली पढ़ोगे
तभी आपका कंप्लीट हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक दिन गोला मारोगे। जब हम आप रिवीजन करवाते हैं वही क्लास को जब रिपीट करवाते हैं तो रिपीट जो आप करवा देते हैं तो वही आपको फायदा दे देते हैं। देखो दिया गया है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो यहां पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी हो जाएगा मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ऑप्शन डी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ, इस ग्रंथ के रचनाकार पूछा गया। हिंदी साहित्य का आदिकाल मतलब हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ के जो रचनाकार है वो कौन है? यहां पर आंसर हो जाएगा सी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर क्वेश्चन आपकी जो सरल वाले होंगे जैसे कि बीएड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके सामने यहां पर आ गए हैं। देख सकते हैं दिया है अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो हमने बताया था कि अंधा युग है किसकी? तो ये काव्य नाटक है, धर्मवीर भारती की है। तो यहां पर देखिए 11 का जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती की है, ऑप्शन जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? कोणार्क नाटक के जो लेखक हैं वो कौन से हैं? कोणार्क नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर है, नोट करिएगा। कोणार्क नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अनामिका किसका काव्य संग्रह है? अनामिका किसका काव्य संग्रह है? 13 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो भाई अनामिका जो आपका है ये निराला का है ना, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए नंबर महादेवी वर्मा मत लगाइए भाई, ये जो अनामिका है ये निराला की है ना। आगे बढ़ते हैं भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? चलिए 14 का ऑप्शन दीजिएगा, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर कवि वचन सुधा, क्या हो जाएगा? कवि वचन सुधा, इसका ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं गलत युग्म की पहचान करना है। यहां पर देखो दिया है साकेत, साकेत किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। रंगभूमि ये है प्रेमचंद की है, किसकी है? प्रेमचंद्र की है, मतलब यहां पर सी वाला गलत है, गोदान आपकी प्रेमचंद की है। क्लियर हुआ। चलिए अगला है पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये पंक्ति है किसके द्वारा? तो आपके रहीम के द्वारा है। पानी गए न उबरे के लेखक हैं रहीम जी, ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? वैदेही वनवास पुस्तक के जो लेखक हैं आपके कौन है? 17 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए वैदेही वनवास के अयोध्या सिंह आपके हरिऔध जो आपके हैं, अयोध्या सिंह हरिऔध हैं वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक, ऑप्शन जाएगा आपका डी नंबर। रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं? रामचरितमानस में जो कांड की संख्या है वो कितनी है? यहां पर 18 का ऑप्शन दीजिएगा। देखिए भाई आपको पता होगा कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, याद रखिए, लेकिन आपको जवाब देना है कि सबसे छोटा कांड कौन सा है हमने बताया है और सबसे बड़ा कांड कौन सा है। इन 7 कांडों में सबसे छोटा कांड कौन सा है और सबसे बड़ा कांड कौन सा है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से कब माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से कब? तो 19 का ऑप्शन बनेगा बी, आपके 1950 से माना जाता है। यहां पर आंसर आपका बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि अंधेर रंगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, इस नाटक के जो लिखा है वो किसने लिखा है? इसका जवाब आपको देना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ पर लगभग हमने काफी क्वेश्चन कवर किया है। कितने क्वेश्चन आप लोगों ने किया है इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो वही हमने आपको बता दिया है कि कम से कम आप 5 दिन का समय दीजिए। अगर आपकी हिंदी बेसिक कंप्लीट है तो 5 दिन बाद आप किसी दूसरे की क्लास नहीं देखोगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि भाई जब आपको आता होगा तो कम समय ही आप चाहेंगे कि कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाएं। आप तो यही चाहेंगे ना कि कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाएं। और भाई आपको हिंदी आती है और कोई चैनल में आपका नाम लेता है तो आपकी प्रशंसा करता है तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन आपको जॉब तो नहीं दे देगा भाई, वो आपको जॉब नहीं देगा, आपका समय लॉस करेगा। इसलिए
आप मात्र 5 दिन का समय दीजिए, आपको लगेगा कि यहाँ पर जितनी भी क्लासें होती हैं किसी का नाम नहीं, उसका नाम हम आपको वो बनवाना चाहते हैं कि आपको नाम सब ले, आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार नाम ले, ऐसा हम नाम बनाना चाहते हैं। किसी का नाम लेके उसे उतावला बना देंगे, उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको गिराना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम कभी नाम नहीं लेते हैं, और नाम लेंगे कब, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपके पड़ोसी नाम लेंगे, आपके रिश्तेदार नाम लेंगे, और हम भी नाम लेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, और डेली क्लास लीजिए 8:45 में, ठीक है। चाहे बीएड की एग्जाम हो, चाहे आप ग्रामीण जो आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम और किसी भी स्टेट से हैं, अगर हिंदी आती है तो ये क्लास आप डेली का डेली लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि।